हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आर द अजम्पशंस और प्रोपोजिशंस based on which financial transactions are recorded and financial statements are prepared. In other words, they are principles or rules of accounting. These principles or rules are followed so that the financial statements are better understood and in a uniform manner by the user. मतलब यह है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट वो अजम्पशन है जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। अब मैं आपको ये 15 के 15 अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। पहले देख लेते हैं कि 15 कौन से कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहला क्या है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि बिजनेस को चलाने वाला माना जाता है कि मतलब ये चलता रहेगा आपका बिजनेस, ये है कि रुकेगा नहीं एकदम से। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके मतलब इसमें क्या है कि जो अकाउंटिंग और जो बिजनेस और ऑनर होते हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं, ये दोनों की अलग आइडेंटिटीज़ होती है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पे कि इसके अंदर होता है सिर्फ पैसे में मेज़र होने वाले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बिजनेस का डाटा एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कैलकुलेट होता है, जैसे साल या क्वार्टरली। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ पे ये फिफ्थ पॉइंट हमारा, सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी चाहिए। सिक्स पॉइंट क्या हमारे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें क्या है, रेवेन्यू तब ही रिकॉर्ड होता है जब वो अन हो जाता है। सेवन पॉइंट क्या हमारा, वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। ट्रांजैक्शन के प्रूफ्स होना चाहिए इसमें, जैसे रिसीप्ट्स या इनवॉइसेस में मैचिंग, मतलब हमारे पास प्रूफ्स होना चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए। एट पॉइंट का हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें क्या होता है कि एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए, मतलब कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यू का रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे से। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है कि एसेट्स को परचेज प्राइस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, जो भी हमने परचेज करा है उसकी ओरिजिनल अमाउंट को हमें रिकॉर्ड करना होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी ये होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करो जब वो होते हैं, मतलब जब नहीं है कोई ट्रांजैक्शन, जब तक डन नहीं होती, फाइनल नहीं होती तब तक, जैसे कैश फ्लो पे नहीं। ठीक है, 11 पॉइंट का हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़। सेवन्थ बोल रही मैं, ट्वेल्थ पॉइंट हमारा क्या है, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्क्लोज करनी चाहिए जो फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है, 13 पॉइंट क्या, हम इसको डिटेल में जानेंगे आगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक ही मेथड यूज़ करना चाहिए हर साल ताकि कंपैरिजन ईजी हो। 14 पॉइंट क्या है हमारा, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि लॉसेस को एंटिसिपेट करो, प्रॉफिट को नहीं, मतलब लॉस को एंटिसिपेट करो, हमें लॉस को ही देख के चलना होता है, हमें प्रॉफिट का नहीं सोचना होता है, मतलब कि ठीक है, ताकि उसके मतलब कॉशंस, उसके अप्रोच रखो ताकि जो भी आगे प्रॉब्लम हो उसको हम अच्छे से हैंडल कर सकें। 15 पॉइंट क्या है हमारा, टाइमलेसनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि डिसीजन लेने में ईजी हो। अब हम लेट अस डिस्कस दीज कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले उसमें क्या होगा, आप इंग्लिश में इसको पढ़ लेना, मैं इसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले इसमें अकॉर्डिंग कॉलर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या थी इसमें, ठीक है, कॉलर्स डिक्शनरी फॉर अकाउंटेंट्स के मतलब अकॉर्डिंग गोइंग कंसर्न वो एंटरप्राइज है जो फ्यूचर में इनडेफिनेटली ऑपरेट करने की उम्मीद में है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के मतलब इसमें अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट इन्होंने नेक्स्ट वाले किसने बोला है यहाँ पे हमारा, जो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट इस बिजनेस विल कंटिन्यू वाला, उसमें इसमें क्या बोल रहा है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर तक चलेगा और बिजनेस को क्लोज करने या ऑपरेशन को स्केल डाउन करने की कोई इरादा नहीं है, मतलब एकदम से इसको बंद नहीं किया जाएगा, इसका बिजनेस ऑन गोइंग रहेगा फ्यूचर में। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट अ डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे दैट इज एक्सपेंडिचर दैट विल गिव बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज वन हुज बेनिफिट विल बी एग्जॉस्टेड विद इन द ईयर। इस कॉन्सेप्ट मतलब कहने का मतलब कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात कर रहे हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ईयर में एग्जॉस्ट होने वाला है। तो मैं फ़र्क किया जाता है ताकि मतलब उसमें कंपैरिजन किया जाता है, उसमें इट इज़ द
it is on the basis of this concept that fixed assets are recorded at their original cost and depreciation in a systematic manner without reference to their market value. इस concept के basis पे fixed assets original cost पे record होते हैं और systematic तरीके से depreciate होते हैं market value को ignore करके, ठीक है। जैसे for example इसमें जैसे हमारा एग्जाम्पल है ये, जैसे 1 लाख का मशीन खरीदी हमने जिसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है 10 ईयर्स है, इसकी कॉस्ट 10 ईयर्स में राइट ऑफ होती जाएगी, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं किस लिए होगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के लिए, मतलब हम देखेंगे उसको उसमें फिर ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूल कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के साथ एक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, मतलब ये गोइंग कंसर्न रहेगा ये, ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगा, एकदम से एकदम फिक्स उसमें चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए ये अज्यूम करते हैं कि जब तक कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तो बिज़नेस के अकाउंट्स को, मतलब बिजनेस के अकाउंट में गोइंग कंसर्न में कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही प्रिपेयर होता रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिक्स एसेट्स होगी हमारी, करंट एसेट्स होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, ये हमारे गोइंग कंसर्न के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये सॉरी टॉपिक बोल रही हूँ मैं, सेकंड पॉइंट क्या हमारा, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेसमैन हो गया और बिजनेसमैन और बिजनेसमैन ये दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है। बिजनेस की ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें क्या है कि अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक मतलब क्या है कि बिजनेस अपने ऑनर्स जो होता है उसके अलग आइडेंटिटीज़ है इसकी, ठीक है। बिजनेस अपने ऑनर्स से अलग होता है ये, ठीक है, उसमें और बिजनेस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है, ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ठीक है। ऑनर्स बिजनेस से अलग है और उनका ड्यू अमाउंट बिजनेस की लाइबिलिटी मतलब यहाँ पे कैपिटल है के रूप में दिखाया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, बिजनेस में ऑनर्स की कैपिटल अकाउंट्स को कैपिटल इंट्रोड्यूस करने में क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट पे क्रेडिट और ड्राइंग्स पे डेबिट होता है, मतलब ये उसकी ट्रांजैक्शन बता रहा है कि कौन सा साइड किस डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पता नहीं चल सकता है। अगर हम इसको इस तरह से नहीं करेंगे, अलग अलग इसको सेपरेटली मतलब ट्रीट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब हमें इसकी परफॉर्मेंस सही से पता नहीं चल पाएगी। यानी अकाउंटिंग के लिए पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में फ़र्क करना ज़रूरी है कि कौन सी पर्सनल अकाउंटिंग है, जो पर्सनल मतलब ड्राइंग्स की हम उसमें शो करते थे हमारी आपने जो चैप्टर में पहले पढ़ा होगा, ठीक है। पर्सनल और बिजनेस ट्रांजैक्शन में फ़र्क करना ज़रूरी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, जो भी ऑर्गेनाइज मतलब जो क्या वो कहने मतलब जो रजिस्टर्ड होंगी, जो ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो क्या होंगी, उन पर सब कुछ अप्लाई किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रहे कि ये फ़र्क सिर्फ अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है। लीगली क्रेडिटर्स ओनर्स के खिलाफ सूट मतलब फाइल कर सकता है, ठीक है, कर सकता है कंपनीज़ के केस में एक्सेप्ट मतलब ये क्रेडिटर क्या करेगा, वो अपना मतलब ओनर्स को मतलब कंपनीज जो होती हैं वो क्या, इसमें जो आपने पढ़ लिया होगा इसमें लिखा है लीगली अ क्रेडिटर कैन फाइल सूट अगेंस्ट दी ओनर्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ कंपनीज। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के मतलब अकॉर्डिंग जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स पैसे में मेजर और एक्सप्रेस हो सकती हैं उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मतलब मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने के लिए। वही ट्रांजैक्शन इसमें अलाउ है जो किस में हो, हमारी मनी में मेजर होती हो, सिर्फ मनी से रिलेटेड होगी हमारी, ठीक है। मान लीजिए कि एक एंटरप्राइज के पास 10,000 कैश है, ठीक है, 6 टन्स रॉ मटेरियल है, उसके पास 6 ट्रक्स और 10,000 स्क्वायर यार्ड्स लैंड है। जब तक इन एसेट्स की मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता होती तब तक इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड और शो नहीं किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालाइज के लिए ज़्यादा मीनिंगफुल और यूज़फुल बनाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को 2 मेजर लिमिटेशंस हैं इसमें, जो ट्रांजैक्शन और इवेंट पैसे में मेजर नहीं हो सकते, उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, चाहे वो एंटरप्राइज के लिए कितने भी इम्पोर्टेंट हों। फॉर एग्जांपल जैसे कि एंटरप्राइज के पास ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता क्योंकि पैसे में मेजर और एक्सप्रेस नहीं हो सकते। द yardstick of measurement that is money is considered to have static value as the transaction are recorded at the value on the transaction data and the subsequent changes in the money value are ignored.
मतलब मेजरमेंट का यार्डस्टिक यानी मनी को स्टैटिक वैल्यू माना जाता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन डेट की वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है और मनी वैल्यू में बाद के चेंजेस इग्नोर कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि सेल को ट्रांजैक्शन की डेट पर चार्ज प्राइस डेट पर मतलब चार्ज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी उसका सेल को मेरे कहने का मतलब कि जैसे कि सेल को ट्रांजैक्शन की डेट पर चार्ज प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है, उसी तरह परचेज को उसके लिए पेड कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड। इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, वो लोग अनदर नेम भी पूछ सकते हैं इस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जिसे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, कि अकॉर्डिंग क्या है, मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, किसके अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग क्या है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कि एक एंटरप्राइज़ की लाइफ को छोटे पीरियड्स में बांट दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल्स पर मेज़र किया जा सकता है। एक साथ उसको करने में थोड़ा मतलब एकदम से हमें एक एक्यूरेट मतलब हमें एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे देंगे, अगर छोटे छोटे पार्ट्स में उसको मेज़र, ताकि हम उसको आराम से इंटरवल पर भी मेज़र किया जा सकता है, ईजिली हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि एंटरप्राइज़ के अकाउंट्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। मतलब पहला पॉइंट के अकॉर्डिंग, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट अकाउंट था, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब कि एंटरप्राइज़ अपनी एक्टिविटीज़ फॉरसीएबल फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, मतलब जो अकॉर्डिंग किसके, ये फ्यूचर का भी सोचते हैं इसमें। ठीक है, हर साल अकाउंटिंग पीरियड, हर साल कहने का मतलब कि जो अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में मदद करते हैं, और इनमें से बहुत से जो खासकर मैनेजमेंट और बैंकर्स को अकाउंट से रेगुलर इंटरवल्स पर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि ताकि वक्त पर डिसीजन लिए जा सकें, और क्या है कि मतलब लिए जा सकते हैं कि मतलब उसमें जो भी है हमें इन्फॉर्मेशन एकदम से इंटरवल्स में अगर हम जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तब उसके हम क्या होते हैं कि फ्यूचर के लिए हम ताकि अच्छे से डिसीजन को ले सकते हैं। इसमें कि मैनेजमेंट को रेगुलर इंटरवल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि वह परफॉर्मेंस एक्सेस कर सके, ताकि जैसे कुछ फंड्स रिक्वायरमेंट हो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों टाइम के लिए बोल रहे हैं, का आप पता लगा सकते हैं किसका रिक्वायरमेंट, जो हमें कितने फंड्स की ज़रूरत है, छोटे समय के लिए या लंबे समय के लिए। ठीक है, इससे हम पता लगा सकते हैं। बैंकर्स को पीरियोडिकली ये अकाउंटिंग चाहिए, क्योंकि उन्हें पैसा इन्वेस्ट किए हैं और उन्हें अपने पैसे की सेफ्टी और रिटर्न्स इंश्योर करने होते हैं। सिमिलरली इसी तरह मतलब गवर्नमेंट को एंटरप्राइज से टैक्स ड्यूज एक्सेस करने होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी देखा जा रहा है, मतलब इसके अंदर कि ऊपर वाले सब बातों को ध्यान देखते हैं कि एंटरप्राइज़ की लाइफ को छोटे पीरियड्स में बांट दिए जाते हैं। यूजुअली एक साल की बात कर रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जिसको एक साल को क्या बोला जाता है, हम हमारे उसमें अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है, जो एक साल होता है हमारे। ऊपर वाले कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो भी इस अकाउंटिंग पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी मैंने बोला है कि इसको पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है। अब हम फिफ्थ पॉइंट को देंगे, कंप्लीट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम सभी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को क्लियरली डिस्क्लोज करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सभी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल और रेलिवेंट हो। तो अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिस में मटेरियल और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, चाहे लीगल रिक्वायरमेंट्स से बाहर ही क्यों ना हो, मतलब हमें पूरी डिटेल अच्छे से पता होना चाहिए। फिर इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना हमेशा मटेरियलिटी पर बेस नहीं होता, कुछ इन्फॉर्मेशन एनुअल अकाउंट्स के नोट्स में डिस्क्लोज होता है, मतलब सारे रिटर्न होता है, एकदम हर चीज़ डिटेल पता होती है। जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और पेड को अलग अलग दिखाना चाहिए एज इनकम और एक्सपेंसेस ने ऑफ मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब इनको चेंज नहीं करना चाहिए। इनकम और एक्सपेंसेस पूरा डिटेल शो होना चाहिए। इसमें सिग्निफिकेंस यह है कि इन्फॉर्मेशन को ओमिट ना करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रेलिवेंस और रिलायबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे मतलब यह है कि नथिंग शुड बी हिडन, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं छिपाया जाना चाहिए। द कॉन्सेप्ट से ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाहिए कि ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ अकाउंट शुड शो टू द पब्लिक, नॉट हाइड एनीथिंग। कुछ भी नहीं हाइड करना, यहाँ पे सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ पब्लिक को एकदम
कोई भी चीज़ हाइड नहीं करनी है इस वाले टॉपिक के अंदर, कंप्लीट डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अंदर। अब हमारा 6 पॉइंट क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें क्या है कि मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से रेवेन्यू तब रियलाइज माना जाता है जब ट्रांजैक्शन हो चुका हो और पेमेंट लेने की ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश हो गई हो। कन्फर्म की बात नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। ध्यान रहे कि रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना और अमाउंट रिसीव करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब दोनों को एक ही अकाउंट में नहीं डालना है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको, ठीक है। एक कंपनी ने फरवरी 2017 में मतलब जो स्टॉक है उसको क्या करा, उन्होंने बेचा और पेमेंट अप्रैल 2017 में मिला, मतलब फरवरी में, और लेकिन अप्रैल में उसकी पेमेंट को उन्होंने मतलब उनको रिसीव हुई। इस सेल का रेवेन्यू फरवरी 2017 में ही रिकॉग्नाइज होगा जब माल कहने का मतलब स्टॉक बेचा गया था। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन फरवरी 2017 में सेल होते ही इस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक है। दूसरी तरफ रेवेन्यू के अगेंस्ट अमाउंट की रिसीव अप्रैल 2017 में रिकॉर्ड होगी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो आपको दूसरे समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर, ठीक है। मान लीजिए कि कंपनी को फरवरी में 2017 में एडवांस में मिला मई 2017 में होने वाली सेल के लिए, ठीक है। जो सेल होनी थी वो 2017 मई में मिल गया। रेवेन्यू में 2017 में रिकॉग्नाइज होगा जब सेल हो जाएगी, क्योंकि लीगल राइट तो रिसीव अमाउंट में 2007 में ही स्टैब्लिश हुआ है। ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये 7 पॉइंट है। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस और वेरीफेबिलिटी। इसका मतलब है कि रिपोर्टेड इन्फॉर्मेशन की करेक्टनेस को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अकाउंटिंग में पर्सनल बाइस नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें पर्सनली अपने बाइसनेस नहीं होना चाहिए, इसके अंदर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है। जो मेजरमेंट्स वेरीफेबल एविडेंस पर बेस्ड होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव माना जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को बिजनेस डॉक्यूमेंट से एविडेंस और सपोर्ट मिलना चाहिए। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कैश मेमो, फॉर एग्जांपल के तौर पे कि कैश मेमो हो गया, इनवॉइस, सेल बिल्स हो गए वगैरह एक्सेट्रा, ठीक है, होते हैं जो अकाउंटिंग और ऑडिट के लिए बेसिस प्रोवाइड करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि ये हेडिंग है जो बताता है कि हम मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार जो रेवेन्यू आता है और उस रेवेन्यू को हम अर्न करने के लिए जो कॉस्ट लगाते हैं उन्हें, सॉरी ये थोड़ा सा, ठीक है। कहने का मतलब कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार जो रेवेन्यू आता है और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो कॉस्ट लगाते हैं उन्हें मैच करना चाहिए। मतलब कि रेवेन्यू और उससे रिलेटेड कॉस्ट को सेम अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग जनरली अक्रूवल बेसिस पर बनाए जाते हैं। इसलिए एक अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले एक्सपेंसेस को उस पीरियड के रेवेन्यूज़ के साथ मैच किया जाता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, ठीक है, ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखो, जब कोई रेवेन्यू आइटम इनकम के रूप में रिकॉग्नाइज होता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री होती है, तो सारे एक्सपेंसेस जो उसके लिए लगे हैं, चाहे पेड हो या ना हो, तो को भी एक्सपेंस के रूप में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे कि सारे एक्सपेंसेस जो उसके लिए लगे हैं, जितने भी हैं, चाहे हमने उसकी पेमेंट करी हो या ना करी हो, वो सारे रिकॉग्नाइज करने चाहिए, उन सबको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। मतलब एक्सपेंसेस साइड पर लिखा जाना चाहिए। मतलब सारे के सारे कहाँ लिखेंगे इस चीज़ को, एक्सपेंसेस साइड पे लिखेंगे हम। ये अगर कोई एक्सपेंसेस हुआ है जिसकी अगेंस्ट रेवेन्यू अगले पीरियड में मिलेगा, मतलब उसकी पेमेंट अगले में उसमें मिलेगी, तो उस अमाउंट को अगले पीरियड के लिए कैरी करना हो चाहिए और बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखाना चाहिए। फिर मतलब कैरी करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि बैलेंस शीट में हमें शो करना पड़ेगा, किधर साइड में, एसेट्स के साइड में। फिर अगले साल उसे एक्सपेंस के रूप में ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद उसी में क्या करेंगे हम, उसके बाद तब उसमें एक्सपेंसेस के नाम से उसको रिकॉर्ड कर देंगे। फिर ये एग्जांपल से और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको कि साल के एंड में कुछ गुड्स परचेज हुए हैं जो अनसोल्ड हैं, रह गए हैं, ठीक है। तो अनसोल्ड गुड्स को कॉस्ट अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए और अगले साल के सेल्स के अगेंस्ट सेट करना चाहिए। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू को टोटल कॉस्ट से सब्सट्रैक्ट करने से सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंपेरेबल हो जाते हैं, कंपेरेटिव।
मतलब गुड्स सोल्ड करने के बाद कंपेरेबल हो जाते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस जो पे किया है उसका कुछ हिस्सा अगले साल के लिए है, अगले साल से रिलेटेड अगले साल से रिलेटेड क्या है कि बैलेंस शीट में प्रीपेड एक्सपेंसेस के रूप में दिखाएगा, एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस के उसमें बैलेंस शीट में शो कर देंगे, ठीक है। अगले साल उसे एक्सपेंसेस के रूप में लिया जाएगा, मतलब अब उसको कहाँ पे डाल देंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट में डाल देंगे इसके। ये थर्ड पॉइंट में क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई रेवेन्यू अमाउंट करंट ईयर में रिसीव हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट सर्विसेज या गुड्स नेक्स्ट ईयर में देने हैं, तो जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको करंट ईयर में एडवांस के रूप में अकाउंट करना चाहिए, मतलब अकाउंट में शो करना है, उसको लिखना है। और रेवेन्यू तब रिकोगनाइज होगा जब नेक्स्ट ईयर में सर्विस रेंडर हो जाएगी, गुड्स सेल हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि करंट ईयर में ये अमाउंट लायबिलिटी के रूप में शो हो जाएगा, करंट ईयर में जो चल रहा होगा ईयर उसमें अमाउंट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। इन शॉर्ट मतलब इसमें क्या है कि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग ईयर में जितने भी रेवेन्यूज़ अर्न हुए हैं, चाहे पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, और जितने भी कॉस्ट इंक्योर हुए हैं चाहे पैसे पे किए हों या ना किए हों, उन सबको उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मतलब शो करना ज़रूरी है। उसी तरह करंट ईयर में जो अमाउंट रिसीव या पे किया गया है लेकिन वो अमाउंट प्रीवियस ईयर्स या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो उसको करंट ईयर के रेवेन्यूज़ और कॉस्ट से एक्सक्लूड करना चाहिए। एक्सक्लूड मतलब उसको हटाना, माइनस करने के लिए बात कर रहे हैं इसमें। अब हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारा 9 पॉइंट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अनुसार अकॉर्डिंग कि ट्रांजैक्शन को बिजनेस के लिए जो कॉस्ट है उस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कोई एसेट एक्वायर करने के लिए जो प्राइस पे की गई है उस पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, और यह कॉस्ट ही एसेट्स के बाकी अकाउंटिंग के लिए बेसिस बनता है। कॉस्ट की बात चल रही है यहाँ पे, एसेट्स को परचेज के टाइम पे उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी वैल्यू को सिस्टमेटिकली रिड्यूस किया जाता है। अब कहने का मतलब है कि एसेट्स द मार्केट वैल्यू, कहने का मतलब है कि एसेट्स को परचेज, ये वाला बोल दिया मैंने कि मतलब रिड्यूस किया जाता है। फिर एसेट्स की मार्केट वैल्यू वक्त के साथ बदल सकती है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका बुक वैल्यू जो परचेज कॉस्ट माइनस टिल डेट का डेप्रिसिएशन है ही दिखाया जाता है। मतलब इसमें चेंज नहीं करना है कि जो करंट में चल रही है उसको नहीं लेना है। कौन सी लेनी है, जो हमारी ओल्ड की बात कर रही है ये। जैसे एक एसेट 5 लाख में ख़रीदा गया है और फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त अगर उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख या 7 लाख भी हो, तब भी एसेट्स को उसके परचेज प्राइस 5 लाख पर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। हमें उसकी जो करंट अकाउंट है उससे लेना देना नहीं है। कॉस्ट प्रिंसिपल का फ़ायदा है कि ये अकाउंट्स में ऑब्जेक्टिविटी लाता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी गई इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पर्सनल वाइज या जजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। अगर ये प्रिंसिपल ना हो तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में दिखाया गया अमाउंट पर्सनल वाइज से फ्री नहीं होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का कौन सा ऑब्वियस एडवांटेज के बावजूद जो मतलब 2 डिसएडवांटेज भी हैं इसके, मतलब जहाँ हमारे एडवांटेज भी है वहाँ पे क्या है, हमारा डिसएडवांटेज भी है। पहला क्या है कि इसमें ये मनी की वैल्यू में होने वाले चेंजेस को इग्नोर करता है। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है कि मतलब जैसे 2 साल पहले 10,000 में ख़रीदा गया आइटम अभी भी 10,000 पर दिखाया जाता है, जबकि इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू 20,000 हो सकती है उसकी। फिर भी हम कौन से अमाउंट शो करते हैं, हम यहाँ पे 10,000 वाली अमाउंट को ही शो करते हैं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे। अब हमारा कौन सा नेक्स्ट पॉइंट आ गया, एक्रूल कॉन्सेप्ट, हमारा 10th पॉइंट है ये। इसमें क्या है कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होता है जब वो होता है, मतलब जो वो टेक्स प्लेस होगा, मतलब जब वो रिकॉर्ड होता है, ना कि जब सेटलमेंट होता है। उसके बाद यह कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एसेट्स, लायबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को तभी रिकॉग्नाइज करता है जब जल्दी नहीं, मेरे कहने का मतलब है जब उनसे जुड़ी हुई ट्रांजैक्शन हो जाती है, जब उसकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो उसके साथ में होगा। इस कॉन्सेप्ट के साथ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी रेवेन्यू तब अर्न माना जाता है जब गुड्स या सर्विस कस्टमर को बेच दिए जाते हैं और कस्टमर ने पेमेंट की जिम्मेदारी ले ली होती है, ठीक है। मतलब कंफर्म कर दिया है कि वो पेमेंट करेगा। उसी तरह एक्सपेंसेस
एक्सपेंस तब इंकर्ड माना जाता है जब गुड्स या सर्विस परचेज कर ली जाती हैं और पेमेंट की जिम्मेदारी ले ली जाती है। यहाँ भी कंफर्म करने के लिए बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जो RSM कंपनी है उसने क्या करा, 1 जनवरी 2017 को कंप्यूटर्स परचेज़ किए जो कितने रुपए के थे, यहाँ पे 5 लाख के हैं और पेमेंट 15 अप्रैल 2017 को करना है। ठीक है, क्योंकि एसेट कंपनी ने एक्वायर कर ली है और लायबिलिटी 1 जनवरी 2017 को इंकर हो गया है, तो ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 जनवरी 2017 को ही रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पर ये देखेंगे कि कंपनी के पास 5 लाख के एसेट्स मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर की बात कर रहे हैं और सप्लायर को उतनी ही अमाउंट देनी है। इसमें सिमिलरली उसी तरह मतलब अगर जो RSM एंड कंपनी ने जो MS वर्सेस एंड कंपनी को मतलब 27 फरवरी 2017 को 15,000 के गुड्स 2 महीने के क्रेडिट पर बेचे, तो सेल को 27 फरवरी 2017 को ही रिकॉर्ड करना चाहिए। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते ही क्योंकि अमाउंट 27 अप्रैल 2017 को मिलेगा, रेवेन्यू अर्न हो चुका है, भले ही अमाउंट अभी ना मिला हो। VS एंड कंपनी को भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में परचेज को 27 फरवरी 2017 को रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि गुड्स परचेज हो चुके हैं, पेमेंट अभी नहीं हुई है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब है कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज किया जाता है जब वो रियलाइज़ हो जाएगा, यानी जब सेल कंप्लीट हो जाए है जब कंप्लीट हो जाए, सर्विस दे दी गई है, फिर कैश मिले या ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह एक्सपेंसेस तब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जब वो इंकर हो जाए, कैश पे किया गया है हो या ना हो, मतलब कैश हमें पेमेंट दी है या नहीं है। यानी कि ये कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस को तब रिकॉग्नाइज करता है जब वो अन हो जाए या इंकर हो जाए, रिसीव या पेमेंट के डेट को इग्नोर करके। इस प्रिंसिपल के अंडर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसिव एक्रूड इनकम या एडवांस में रिसीव इनकम को प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए एडजस्ट किया जाता है। एक्रूड कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के साथ मिलकर एक फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। गोइंग कंसर्न की तरह ये अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस के अकाउंट्स एक्रूड कॉन्सेप्ट के हिसाब से प्रिपेयर किए जाते हैं जब तक कुछ और नहीं बोला जाता है। अब हमारा 11 पॉइंट क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड, जो बराबर अमाउंट के होते हैं। यानी हर ट्रांजैक्शन के मतलब डबल एंट्री होगी, 2 फोल्ड इफेक्ट होंगे, प्रभाव होता है। सीधा बोल सकते हैं कि हर डेबिट के लिए एक बराबर क्रेडिट होता है और वाइस वर्सा होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक्स ने 1 लाख के कैपिटल से बिजनेस शुरू किया। ठीक है, और इस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होंगे। कहने का मतलब है कि एक तरफ बिजनेस के पास 1 लाख का एसेट्स होगा, कैश है, और दूसरी तरफ बिजनेस के पास प्रोप्राइटर के लिए 1 लाख की लायबिलिटी है जो प्रोप्राइटर का कैपिटल माना जाता है। इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन को रूप में ऐसे दिखाया जा सकता है, जैसे कैपिटल इक्वल कैश 1 लाख इक्वल टू 1 लाख, मतलब कैपिटल इक्विटीज़ इक्वल टू कैश मतलब क्या है, हमारे एसेट्स हो गए हैं, मतलब इक्वली हो गया दोनों। एसेट्स का मतलब है कि बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जबकि इक्विटीज़ का मतलब है कि एसेट्स के खिलाफ क्लेम्स। इक्विटीज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसमें कैसे कहने का मतलब है कि ऑनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स इक्विटी और लायबिलिटीज़। इक्विटी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ऑनर्स इक्विटी और आउटसाइडर्स इक्विटी, यानी लायबिलिटीज़ की बात बोल रहे हैं ये आउटसाइडर जैसे क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर्स का बिजनेस के एसेट्स पर क्लेम होता है, क्योंकि बिजनेस के सारे एसेट्स पर किसी ना किसी मतलब ऑनर्स या आउटसाइडर का क्लेम होता है, इसलिए एसेट्स को टोटल लायबिलिटीज़ के टोटल के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बीच के रिश्ता, मतलब बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है अकाउंटिंग इक्वेशन के में, इसे ऐसे दिखाया जाता है, इक्वेशन में दिखाया जाता है इसको। जैसे कि इसमें शो कर रहा हो कि एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़ होगी, फिर एसेट बराबर है इक्विटीज़ के। ठीक है, दूसरा क्या बोल रखे हैं, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, फिर कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ठीक, कैपिटल का पता लगाओ तो एसेट से लायबिलिटी माइनस कर दो। ठीक है, इक्विटीज़ हो गया इसमें। अब इसमें कि बिजनेस परचेज ऑफ 220,000 ऑफ मनी प्रोवाइडेड, मतलब इसमें कहेंगे मतलब कि इक्विटीज इक्वल टू एसेट्स होंगे तब कब, जैसे कैपिटल हमारा 1 लाख दे रखा है, इक्वल टू कैश 80,000 प्लस फर्नीचर हो गया इसमें,
फर्नीचर की अमाउंट कितनी है 20,000, मतलब कि कैपिटल 1 लाख हो गया और कैश हमारा 80,000 का है और फर्नीचर 20,000 में डिवाइड हो गया है। और कैपिटल इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले, कैपिटल यहाँ पे 1 लाख है प्लस बैंक लोन हो गया 50 इक्वल टू कैश हो गया हमारा। कैश हमारा कितना 1,30,000 प्लस फर्नीचर कितना हो गया हमारा 20,000। अब कैश बढ़कर 130,000 हो गया है क्योंकि बैंक से लोन लिया है हमने। द अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब इक्विटीज़ और एसेट्स का रिलेशनशिप बताया इसमें इन्होंने, ठीक है। हर डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है, बुक कीपिंग सिस्टम की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, ये अकाउंटेंसी का कोर है ये एक्रूल बेसिस पे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट मतलब किसी आइटम या इवेंट के रिलेटिव इंपॉर्टेंस के बारे में है। यहाँ पे अमेरिकन जैसे कि मतलब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग किसी आइटम को मटेरियल माना जाए अगर इसके बारे में जानकारी होने से एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो कोई आइटम मटेरियल है या नहीं ये उसका नेचर और या अमाउंट पे डिपेंड करता है और इसलिए जजमेंट का मैटर है ये। एक आइटम जो एक एंटरप्राइज के लिए मटेरियल है दूसरे एंटरप्राइज के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है, ठीक है। किसी अमाउंट को अकाउंट्स में मटेरियल माना जाए अगर उसका इंक्लूजन और या ओमिशन इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में यूज़र का डिसीजन अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। बिल्डिंग के रिपेयर्स फॉर एग्जांपल मतलब जैसे एग्जांपल समझते हैं कि बिल्डिंग के रिपेयर्स पे खर्चे 2,50,000 एक एंटरप्राइज के लिए मटेरियल है जिसकी टर्नओवर 15 लाख है, लेकिन 15 करोड़ टर्नओवर वाले एंटरप्राइज के लिए मटेरियल नहीं है ये चीज़, ठीक है। प्रोडक्शन प्लांट का क्लोजर टेम्पररी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की वजह से मटेरियल है। जनरली मतलब कहने का मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डिपार्चर हमेशा मटेरियल होता है। जैसे मटेरियलिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से मटेरियल आइटम डिस्क्लोज किए जाते हैं जबकि नॉन मटेरियल आइटम्स या तो छोड़ दिए जाते हैं या दूसरे आइटम के साथ मर्ज कर दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें अगर इसे समझ में नहीं आया इसको मैं दोबारा समझाती हूँ। जैसे कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि किसी आइटम या इवेंट की इंपॉर्टेंस को देखना क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखना होता है इसकी इस इवेंट की कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट बताता है कि कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, ठीक है। कि मतलब किसी आइटम को मटेरियल माना जाए अगर इसके बारे में जानकारी होने से एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है, मतलब अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी अगर कोई आइटम या इवेंट इन्वेस्टर के डिसीजन को प्रभावित करता है तो वह मटेरियल है, मतलब उसमें इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, ठीक है। जैसे मतलब डिपेंड करता है कि मतलब आइटम के नेचर और अमाउंट पे, ठीक है। ये जजमेंट का मैटर है और आइटम जो एक कंपनी के लिए मटेरियल है दूसरी कंपनी के लिए मटेरियल नहीं हो सकता है। मतलब जनरली मतलब एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल से डिपार्चर हमेशा मटेरियल होता है। कहने का मतलब कि मटेरियलिटी के प्रिंसिपल के हिसाब से मटेरियल आइटम डिस्क्लोज किए जाते हैं जबकि नॉन मटेरियल आइटम्स को छोड़ दिया जाता है। डिस्क्लोज का कहने का मतलब यहाँ पे कि हर डिटेल को मतलब शो किया जाता है, मतलब बताया जाता है, कोई भी चीज़ को छिपाया नहीं जाता है। और जो नहीं होता है नॉन मटेरियल आइटम्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है या फिर किसी और चीज़ में साथ इसको मर्ज करके दिखाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब 13 पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक बार चूज़ करके अडॉप्ट की गई अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हर साल कंसिस्टेंसी अप्लाई करना होता है कि हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझाने में मदद करता है और मतलब हेल्प करेगा कैसे प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर करने में हेल्प करता है। ये कंसिस्टेंसी पर्सनल वाइज को एलिमिनेट करता है कि हमारे जो अपने पर्सनल वाइज होते हैं उनको हटाता है। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जब अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस इक्वली एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दो मेथड्स है इसमें, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और एक दूसरा कौन सा वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, इक्वली एक्सेप्टेबल है। ये दोनों मेथड से हम यूज़ कर सकते हैं इसको। एक बार मेथड चूज़ करके अप्लाई कर दिया तो उसको कंसिस्टेंसी हर साल अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने पहले स्टार्टिंग में इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से स्टार्ट करा है तो आपको हर साल अब उसी से कंसिस्टेंसी रखनी होगी। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज़ करा है तो आप उससे आपको कंसिस्टेंसी ईयरली आफ्टर ईयरली उसको चूज़ करना होगा। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार अडॉप्ट किया हुआ प्रैक्टिस चेंज नहीं हो सकता। एक एंटरप्राइज अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकता है अगर लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है या अगर इससे बेटर प्रेजेंटेशन होता है। जैसे अगर कोई एंटरप्राइज स्ट्रेट लाइन मेथड
से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में चेंज कर सकता है इसको, ठीक। कंसिस्टेंटी कॉन्सेप्ट लाइक इसमें कहने कंसिस्टेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट की तरह एक फंडामेंटल काउंटिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और एक्रूअल कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं जब तक कुछ और नहीं बताया जाता है। मतलब अगर इसमें लॉ में हमारे दे रखा है तो वो उसके अकॉर्डिंगली चेंज करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई पॉलिसीज़ लाया है कि मतलब अगले दिन वो चेंज कर ले, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उस चीज़ को चेंज कर सकता है अकॉर्डिंगली लॉ जो उसके उसमें जो अकाउंटिंग का लॉ है उसके अकॉर्डिंग की बात हो रही है। हम इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक कंपनी ने 10 लाख का फिक्स एसेट खरीदा है, परचेज़ किया है, ऊपर से 20% डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज कर रही है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन होता है। 2 साल के बाद एसेट्स की बुक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहले साल का डेप्रिसिएशन 20% है, दूसरे 10 लाख इक्वल टू 2 लाख, बुक वैल्यू हमारी 8 लाख होगी। दूसरे साल में डेप्रिसिएशन 20% 10 लाख हो जाएगा और 2 लाख पे बुक वैल्यू की हमारी कितनी है 6 लाख हो जाएगा। अगर दूसरे साल में मेथड चेंज करेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कर दिया जाए तो पहले साल की डेप्रिसिएशन 2 लाख, बुक वैल्यू होगी 8 लाख। फिर दूसरे साल की डेप्रिसिएशन 20% पे 8 लाख की कितनी होगी 1.6 लाख की होगी, बुक वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 6.4 लाख हो जाएगी। अब चेंज का इफेक्ट, दूसरे साल में डेप्रिसिएशन 40,000 कम हो गया, 12 लाख माइनस 1.6 लाख से हमारा ये पता चल गया कि 40,000 कहाँ से आया। प्रॉफिट कितना हुआ है 40,000 ज़्यादा दिखाया क्योंकि डेप्रिसिएशन कम हुआ है। बैलेंस शीट में एसेट्स की बुक वैल्यू 40,000 ज़्यादा होगी। अब इस एग्जांपल में आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। अब हमारा 14 पॉइंट पे है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म या इसको प्रूडेंस, जिसमें हम फ्यूचर लॉसेस के एंटिसिपेट करते हैं लेकिन फ्यूचर प्रॉफिट्स को नहीं। हम इसमें हमेशा किसको लॉस को मान के चलते हैं बल्कि प्रॉफिट को नहीं इसमें, क्योंकि प्रॉफिट तो हो जाएगा लेकिन लॉस को अगर हम मान के चलेंगे तो आगे हमारे कंपनी या बिजनेस के लिए अच्छा होगा। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट नहीं करना नहीं चाहिए, लेकिन पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रोविज़न करना चाहिए। मतलब हम फ्यूचर लॉसेस को अकाउंट में दिखाते हैं लेकिन फ्यूचर इनकम्स को नहीं दिखाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मतलब एक सही पिक्चर दिखाएंगे और ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं होंगे। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर वैल्यू करते हैं और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न करते हैं क्योंकि हम लॉसेस को एंटिसिपेट करते हैं। हम उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी लॉसेस होते हैं, हम उसको सही से उसको क्या करें एंटिसिपेट करते हैं। ये कंजर्वेटिज्म के अंडर हम फ्यूचर रेवेन्यूज़ को एंटिसिपेट नहीं करते हैं और एसेट्स को अंडरस्टेटेड दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है। हम एक्सपेंसेस और पॉसिबल लॉसेस के लिए प्रोविज़न करते हैं, इसलिए लायबिलिटीज़ ओवरस्टेटेड हो सकती हैं। जिससे इसमें कहते हैं कि कंजर्वेटिज्म को क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि ये फुल डिस्क्लोजर के अगेंस्ट है और अकाउंटेंट्स के सीक्रेट रिजर्व बनाने के लिए एनकरेज करता है। मतलब ये बोलता है कि हमें मतलब हर चीज़ नहीं पब्लिकली बतानी है, हमें कुछ चीज़ को हाइड रखना होता है। ये इसके सीक्रेट्स रिजर्व रखने के लिए बात करते हैं, जो इसलिए सब कुछ डिस्क्लोज करने के लिए नहीं बोला जाता है इसके अंदर। इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो पिक्चर होती है वो फेयर नहीं दिखाती है। मतलब जो भी इसकी इमेज होगी, जो भी इसकी सच्चाई होगी वो हमें प्रॉपरली नहीं दिखाते हैं। द इनकम स्टेटमेंट्स, और इनकम स्टेटमेंट में नेट इनकम कम दिखाते हैं और बैलेंस शीट में एसेट्स अंडरस्टेटेड और लायबिलिटीज़ ओवरस्टेटेड होती है। मतलब इसको थोड़ा और समझें। जैसे इसमें लायबिलिटीज़ को ओवरस्टेटेड करने के लिए मतलब है कि लायबिलिटीज़ को एक्चुअल से ज़्यादा दिखाया जाता है क्योंकि हम एक्सपेंसेस और पॉसिबल लॉसेस को के लिए प्रोविज़न करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम कि जैसे हमने कंपनी है के पास एक्चुअल लायबिलिटीज़ 1 लाख है लेकिन हमने एक्सपेंसेस और पॉसिबल लॉसेस के अकॉर्डिंग 20,000 का प्रोविज़न किया है। इससे लायबिलिटी 1,20,000 हो जाती है जो कि एक्चुअल से ज़्यादा है, ये लायबिलिटीज़ ओवर स्टेटेड हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है ये टाइमलाइसनेस है। इसमें क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है टाइमलाइसनेस जिसमें इंफॉर्मेशन को टाइमली प्रोवाइड करना ज़रूरी है। टाइमलाइस का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स को रीजनेबल टाइम के अंदर प्रोवाइड करना चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन टाइमली नहीं मिलती है तो उसकी इंपॉर्टेंस और रेलिवेंस कम हो जाती है। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 2016 के लिए जनवरी 2017 में दी जाए तो वो यूज़फुल नहीं रहेगी क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका होगा और करेक्टिव एक्शन टाइमली नहीं हो सकेगा, इसलिए डिले हो जाता है।
उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस पर अलग वीडियो बना दूँगी। आगे की मतलब इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे अकाउंट को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।